गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे? तो आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 11th की पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं। वह भी किसका? तो हिस्ट्री का भी। और हिस्ट्री में क्या देख रहे हैं हम लोग? तो आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में यह हम लोग का चौथा वीडियो होगा, या कहें तो चौथा चैप्टर होगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे आज भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियाँ, यानी मौर्य के बाद की बात हो रही है। मौर्य का जब पतन हो जाएगा, उसके बाद में अनेक छोटे छोटे साम्राज्य भारत में फलित फूलित होंगे। उन सब के समय में जिन जिन कलाओं का विकास हुआ, उन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात, अगर यह चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद अनेक शासकों ने विशाल मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। सिंपल सी बात है, मौर्यों के बाद यानी मौर्य का पतन हो चुका है। इनमें उत्तर भारत में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में किस किस वंश का शासन होगा? तो यहाँ देखिए, तो उस समय के जो शासन वंश यानी शासक आएंगे, वो लोग कौन कौन से वंश के आएंगे? तो यहाँ नाम है उनका शुंग वंश, कनौ, कुषाण, गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। तो वहीं ये लोग कहाँ थे? तो ये लोग उत्तरी भारत में थे। वहीं दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में कौन कौन? तो दक्षिणी भारत में सातवाहन, इक्ष्वाकु, अभीरो और पश्चिमी भारत में वाकाटकों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। संयोगवश ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सनातन धर्म के दो मुख्य संप्रदाय कौन कौन? तो एक है वैष्णव धर्म और दूसरा है शैव धर्म का भी उदय हुआ। भारत में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के अनेक ऐसे स्थल हैं जिनका उल्लेख करना विषय की दृष्टि से उपयुक्त होगा। मूर्तिकला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण या नमूना कहाँ कहाँ से मिलता है? तो देखिए, विदिशा यानी मध्य प्रदेश, और विदिशा और भरहुत दोनों मध्य प्रदेश में है। बोध गया बिहार में है। जगयापेट ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। वही मथुरा उत्तर प्रदेश में, खंडगिरी उदयगिरी उड़ीसा में है, और भज पुणे के निकट तथा पावनी नागपुर के निकट। ये सब पावनी और यानी भज और पावनी कहाँ मिले? तो महाराष्ट्र में पाए गए हैं। अब हम लोग स्पेशल पढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखिए, भरहुत। भरहुत में क्या मिला है? तो भरहुत में इस तरह की, यहाँ देखिए, यक्षिणी की मूर्ति मिली है। वह कहाँ है? तो भरहुत में है। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। भरहुत में पाई गई मूर्तियाँ मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाओं की तरह दीर्घाकार यानी लंबी हैं। प्रतिमाओं के आयतन के निर्माण में कम उभार है, लेकिन रेखिकता का ध्यान रखा गया है, यानी ज्यामितीय पैटर्न है। आकृतियाँ चित्र की तरह से ज़्यादा उभरी नहीं है, लग रहा है जैसे कि चित्र हो। आख्यानात्मक उभार में तीन आयामों का भ्रम एक और झुके हुए परिप्रेक्ष्य के साथ दर्शाया गया है। आख्यान में स्पष्टतः मुख्य घटनाओं के चुनाव से बढ़ गई है। भरहुत में आख्यान फलक अपेक्षाकृत कम पात्रों के साथ दिखाए गए हैं, लेकिन ज्यों ज्यों समय आगे बढ़ता जाता है, कहानी के मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र भी चित्र की परिधि में प्रकट होने लगते हैं। यानी कि पहले सिंपल जब पाठ शुरू होगा या कोई कहानी कोई लिखेगा कोई कलाकार यानी कोई लेखक, तो उसको एक पात्र हैं या दो पात्र या तीन पात्र हैं मात्र। लेकिन धीरे धीरे जब कहानी आगे बढ़ते चला जाएगा तो उसमें पात्रों की संख्या बढ़ती चली जाती है। यही बात है चित्र में, यानी जो खुदाई जो पेंटिंग बना हुआ है या जो मूर्ति है, उसमें पहले मुख्य चित्र है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसमें अन्य चित्र या अन्य जो प्रतिमाएं हैं वो भी उकेर दी गई हैं। जबकि कहीं कहीं एक घटना को संपूर्ण चित्र में चित्रित किया गया है, यानी जो चित्र है उसमें क्या है? तो किसी खास घटना को लेकर उसको बनाया गया है और चित्रित किया गया है। लग रहा है जैसे कि वह चित्र के रूप में ही कहानी कहने का प्रयास किया गया है। मूर्तिकारों द्वारा उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया गया है। आख्यान यानी कथानक में, यानी स्टोरी टेलिंग है, सिंपल सी बात कीजिए, में यक्ष तथा यक्षिणियों के जुड़े हुए हाथ की तथा अकेली आकृतियों में हाथों को चपटा और छाती से लगा हुआ दिखाया गया है। लेकिन कुछ मामलों में, खास तौर पर बाद वाले समय में, हाथों को सहज रूप में छाती से आगे बढ़ता हुआ दिखाया गया है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि कला शिल्पियों को, जो कि सामूहिक स्तर पर काम करते थे, उत्कीर्ण की विधि को समझना कितना जरूरी होता था।
आरंभ में सतह को तैयार करना प्रमुख कार्य होता था और उसके बाद मानव शरीर तथा अन्य रूपों को उकेरा या बनाया जाता था। चित्र की सतह के छिछले उत्कीर्ण के कारण हाथों और पैरों को बाहर निकला हुआ दिखाना संभव नहीं था, इसलिए हाथों को जुड़ा हुआ और पैरों को बढ़ा हुआ दिखाया गया है। यानी हाथ को ज्वाइंट बना दिए और पैर को लग रहा है जैसे कि वो आगे की तरफ बढ़ा हुआ है। शरीर ज़्यादातर कड़ा तथा तना हुआ दिखाई पड़ता है और भुजाएं व पैर शरीर के साथ साथ चिपके हुए से दिखाए गए हैं, किंतु आगे चलकर ऐसी दृश्य प्रस्तुति में संशोधन कर दिया गया। आकृतियों का उत्कीर्णन गहरा होने लगा और आयतन बढ़ गया, जिससे मनुष्यों तथा जानवरों के शरीर का प्रतिरूप असली जैसा होने लगा। बहरहुत, बोधगया, सांची स्तूप का 2 नंबर और जगयपेट में पाई गई मूर्तियां इस शैली के अच्छे उदाहरण हैं। बहरहुत की आख्यान उद्धृतियों यानी रिलीफ से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि कला शिल्पी अपनी चित्रात्मक भाषा के माध्यम से कितने अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी कहानियां कह सकते थे। एक ऐसी ही आख्यान यानी स्टोरी कहिए सिंबल से याद समझने के लिए, आख्यान उद्भिद में सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी माया देवी के एक स्वप्न की घटना को दिखाया गया है। इसमें महारानी की आकृति को लिटी अवस्था में है और एक हाथी को ऊपर से उतरकर महारानी माया देवी की कोख यानी गर्भाशय की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। दूसरी ओर जातक कथाओं का चित्रण बड़े सरल तरीके से किया गया है। तो ये हाथी किसका प्रतीक है? तो हाथी प्रतीक है जब भगवान बुद्ध को जब गर्भ में आते हैं तो उसका प्रतीक क्या है? तो हाथी है। दूसरी ओर जातक कथाओं का चित्रण बड़े सरल तरीके से किया गया है। उनमें कथा के भौगोलिक स्थल के अनुसार घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। जैसे रुरु जातक में बोधिसत्व हिरण को एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर ले जाते हुए दिखाया गया है। यानी कि जो भगवान बोधिसत्व हैं ये क्या है? तो हिरण के रूप में है और वो आदमी की रक्षा कर रहे हैं, उसकी जान बचा रहे हैं। इसी चित्र में एक अन्य घटना में एक राजा को अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया है। राजा हिरण पर तीर छोड़ने ही वाला है और जिस आदमी को हिरण ने रक्षा की थी उसे भी राजा के साथ खड़े हुए अपनी अंगुली से हिरण की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है। राजा हिरण पर तीर छोड़ने ही वाला है और जिस आदमी की हिरण ने रक्षा की थी उसे भी राजा के साथ खड़े हुए अपनी अंगुली से हिरण की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है। कथा के अनुसार आदमी ने बचाए जाने के बाद हिरण को वचन दिया था कि वह किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान बताएगा। क्या बताएगा? नहीं बताएगा। लेकिन जब राजा हिरण की पहचान बताने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा करता है तो वह आदमी अपने वचनों से फिर जाता है, यानी मुकर गया, और राजा को उसी जंगल में ले जाता है जहाँ हिरण ने उसकी जान बचाई थी। ऐसी जातक कथाएं स्तूपों को अलंकृत करने के लिए उपयोग में लाई गई है। यह जान लेना भी दिलचस्प होगा कि विभिन्न प्रदेशों में ज्यों-ज्यों स्तूपों का निर्माण बढ़ता गया उनकी शैलियों में भी अंतर आने लगे। ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दियों की सभी पुरुष प्रतिमाओं में केश सज्जा को गूंथे हुए दिखाया गया है। कुछ मूर्तियों में तो यह सब जगह एक सी पाई जाती है। भरूच में पाई गई कुछ मूर्तियाँ आज भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित है। कुछ पिक्चर देख लेते हैं। यहाँ देखिए जातक कथा में यहाँ पर यह सब क्या है? तो हिरण है। इस हिरण ने इस आदमी को बचा लिया था और बाद में क्या होगा? बाद में आदमी जब राजा के सामने पैसे के प्रलोभन में पलट जाता है। यहाँ दूसरा पिक्चर देखिए। भगवान बुद्ध की जो माँ है महामाया देवी वो सोई हुई हैं और एक हाथी जो कहाँ? तो उनके पास दिखाया गया है। यानी हाथी अब क्या है? तो यह गर्भ का प्रतीक है। सांची का स्तूप। मूर्तिकला के विकास के अगले चरण को सांची का स्तूप एक मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वेंगी स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों में देखा जा सकता है। यह चरण शैलीगत प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय है। सांची के स्तूप एक में ऊपर और नीचे 2 प्रदक्षिणा पथ हैं। प्रदक्षिणा पथ यानी बाहर से राउंड करने के लिए, मतलब उसका चक्कर लगाने के लिए। इसके 4 तोरण हैं, यानी इसमें जो प्रदक्षिणा पथ है, यानी सिंपल याद कीजिए कि सिंपल देखिए यह स्तूप हो गया, इसके चारों तरफ से बाउंड्री है और इसमें 4 तोरण है। मतलब क्या समझे?
ये 4 गेट हैं। और इन तोरणों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिमाओं का संयोजन अधिक उभारदार है और संपूर्ण अंतराल में भरा हुआ है। हाव भाव और शारीरिक मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक है और शरीर के अंग प्रत्यंग में कोई कठोरता नहीं दिखाई गई है। सिर काफी उठे हुए हैं, बाहरी रेखाओं की कठोरता अनमन्यता कम हो गई है। आकृतियों को गति दे दी गई है, आख्यान में विस्तार आ गया है। उकेरने की तकनीकें भरहुत की तुलना में अधिक उन्नत प्रतीत होती है। बुद्ध को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाना अब भी जारी है, यानी कि अभी भी क्या है तो हीनयान का ही प्रभाव है। सांची का स्तूप 1 में आख्यान अधिक विस्तृत कर दिए गए हैं, किंतु स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण महारानी को लेटी अवस्था में और ऊपर से उतरते हुए हाथी के चित्रण द्वारा बहुत ही सरल तरीके से किया गया है। कुछ ऐतिहासिक आख्यानों जैसे कि कुशीनगर की घेरेबंदी, बुद्ध का कपिलवस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप के दर्शन आदि का पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। मथुरा में पाई गई इस काल की प्रतिमाओं में भी ऐसी ही विशेषताएं पाई जाती हैं। हालांकि उनके रूपाकृतिक यानी अंगों प्रत्यंगों के प्रस्तुतिकरण में कुछ अंतर है, यानी कुछ भिन्नताएं हैं। यह एक स्तूप है। स्तूप में जो ये बीच में उठा हुआ भाग है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अंड। क्यों? क्योंकि अंडा की तरह सिंपल कह सकते हैं या उल्टी हुई कटोरी की तरह है। इसमें 2 प्रदक्षिणा पथ है, एक यह है और एक यह है, यानी 2 इसके क्या है तो 2 इसमें रेलिंग यानी बाउंड्री है। इसमें 4 तोरण द्वार है, एक मतलब कि 4 गेट है। इस तरह का गेट हो गया। और ऊपर में देखिए जो स्तूप है इसके ऊपर चारों तरफ से इसको क्या कहेंगे, ये रेलिंग बना दिया गया। इसके अंदर एक चौड़ा स्थान है जिसको पीठ है, इसको हर्मिका कहेंगे। हर्मिका के ऊपर इस तरह से 3 रोमी से बना दिया गया, उसको कहते हैं छतरी। और स्तूप में होता क्या है तो यहाँ पर जो एक पेटी सामान रखा जाएगा जिसमें भगवान बुद्ध से जुड़े बुद्ध के जो शरीर के अवशेष थे उनको रखा गया है। या भगवान बुद्ध कहें, लेकिन सांची का स्तूप भगवान बुद्ध से नहीं जुड़ा है, यह उनके शिष्य आनंद से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें आनंद का शिष्य के जो आनंद थे उनका अवशेष रखा हुआ है। और जो यह तोरण द्वार है इन सब को अलंकृत किया गया है, यानी इस पर मूर्तियाँ बना दी गई हैं। वहीं दूसरा यहाँ देखिए उत्कीर्ण आकृतियाँ स्तूप 1 सांची में, यह भी उस समय वहाँ का जो तोरण द्वार होगा गेट उस पर इसको भी लगा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मथुरा, सारनाथ एवं गांधार, इन तीनों में क्या डिफरेंस है अभी हम लोग जानेंगे। मथुरा, सारनाथ एवं गांधार ईसा की पहली शताब्दी में और उसके बाद उत्तर भारत में यानी गांधार जो अब पाकिस्तान में है, मथुरा यूपी और दक्षिणी भारत में वेंगी यानी आंध्र प्रदेश कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। मथुरा और गांधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को मानव रूप मिल गया था। कब? मथुरा और गांधार में, यानी अब कनिष्क का शासनकाल है, यानी मूर्तियों का निर्माण आरंभ होगा, यानी अब महायान धर्म का विकास, महायान जो संप्रदाय पंथ है उसका विकास शुरू हो चुका है। गांधार की मूर्तिकला की परंपरा में बैक्टीरिया, पार्थिया और स्वयं गांधार की स्थानीय परंपरा का संगम हो गया है। मथुरा की मूर्तिकला की स्थानीय परंपरा इतनी प्रबल हो गई है कि वह उत्तरी भारत के अन्य भागों में फैल गई। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पंजाब में संघोल स्थल पर पाई गई स्तूप की मूर्तियाँ। याद कर लीजिए संघोल कहाँ है तो यह पंजाब में है। मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएं यक्षों की आरंभिक मूर्तियाँ जैसी ही बनी हैं, लेकिन गांधार में पाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं में क्या हुआ तो यूनानी शैली की विशेषता पाई गई है। कहाँ तो गांधार में। मथुरा में आरंभिक जैन तीर्थंकरों और सम्राटों विशेषकर कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्तियाँ एवं चित्र भी पाए गए हैं। कहाँ की बात हो रही है तो मथुरा की, जबकि गांधार में क्या मिला है तो बुद्ध के ही जो मूर्ति मिला है केवल बुद्ध के मिले हैं। और यहाँ देखिए यह जंगले का भाग या संगोल यानी जो पंजाब में है वहाँ के का जो यह मूर्ति है यक्षिणी का, उसका यह पिक्चर है। वैष्णव प्रतिमाएं मुख्य रूप से विष्णु और उनके विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं हैं। और शैव प्रतिमाएं यानी मुख्य रूप से इसमें क्या मिलेगा तो शैव में उनके लिंगों और मुख्य लिंगों की
प्रतिमाएं भी मथुरा में पाई गई हैं, लेकिन संख्या की दृष्टि से बुद्ध की प्रतिमाएं अधिक पाई गई हैं। ध्यान रहे कि विष्णु और शिव की प्रतिमाएं उनके आयुध यानी उनका हथियार के साथ है, मतलब चक्र और त्रिशूल के साथ प्रस्तुत की गई है। बड़ी प्रतिमाओं के उत्कीर्णन में विशालता दिखाई गई है। आकृतियों का विस्तार चित्र की परिधि से बाहर दिखाया गया है। चेहरे गोल हैं, उन पर मुस्कान दर्शाई गई है। मूर्तियों के आयतन का भारीपन कम कर दिया गया है, उनमें मांसलता दिखाई देती है। शरीर के वस्त्र स्पष्ट दृष्टि गोचर हो रहे हैं, यानी कि वे शरीर क्या है, मूर्ति तो कपड़ा पहने हुए है वे बाएं कंधों को ढके हुए हैं। इस काल में बुद्ध, यक्ष, यक्षिणी, शैव और वैष्णव देवी देवताओं की प्रतिमाएं और मानव मूर्तियां भी बड़ी संख्या में बनाई गई। ईसा की दूसरी शताब्दी में मथुरा में प्रतिमाओं में विषयासक्ति केंद्रिकता आ गई, गोलाई बढ़ गई और वे अधिक मांसल हो गए, यानी और अधिक मोटे हो गए। ईसा की चौथी शताब्दी में भी यह प्रवृत्ति जारी रही, लेकिन चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में विशालता और मांसलता में और कमी कर दी गई और मांसलता में अधिक कसाव आ गया, यानी शरीर अब गठीला होने लगा। इनमें कम ओढ़े गए वस्त्रों को दर्शाया गया। इसके बाद ईसा की 5वीं और 6ठी शताब्दी में वस्त्रों को प्रतिमाओं के परिमाण या आकार में ही शामिल कर दिया गया। बुद्ध की प्रतिमाओं में वस्त्रों की पारदृश्यता स्पष्ट दृष्टि गोचर होती है। इस अवधि में उत्तर भारत में मूर्तिकला के दो महत्वपूर्ण संप्रदायों यानी घरानों का उदय हुआ, जिनका उल्लेख करते हैं। तो मूर्तिकला का परंपरागत केंद्र कौन था? तो मथुरा। तो कला के उत्पादन का मुख्य केंद्र बना रहा कौन? मथुरा। उसके साथ ही सारनाथ और कौशाम्बी भी कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर आए। सारनाथ में पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं में दोनों कंधों को वस्त्र से ढका हुआ है। कहाँ? तो सारनाथ में। यह गंध, यहाँ देखिए, यह गंधार में पाई गई भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और नीचे यह है, यह बोधिसत्व गंधार यानी गंधार में पाई गई 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की प्रतिमा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? 5वीं 6ठी शताब्दी में यह हिंदू देवी देवताओं की तरह लगते हैं, लेकिन समय के साथ इनमें कुछ विभिन्नता आ गई और यह पूरे कपड़े पहने हुए हैं और इनका कपड़ा ढीला है 5वीं 6ठी शताब्दी वाले का। वही 3री 4थी शताब्दी वाले का कपड़ा देख लीजिए, एकदम वेल मेंटेन है। इसमें पीछे इसमें भी आभा मंडल है, इसमें भी आभा मंडल है, लेकिन इस पर चेहरा को मुख बना दिया गया है, इसमें साज श्रृंगार ज़्यादा है। थोड़ा पढ़ते हैं नीचे। सिर के चारों ओर आभा मंडल बना हुआ है, जिसमें अलंकरण यानी सजावट बहुत कम दिखाया गया है, जबकि मथुरा में बुद्ध की मूर्तियों में ओढ़ने के वस्त्र की कई तहें दिखाई गई हैं और सिर के चारों ओर के आभा मंडल को अत्यधिक सजाया गया है। इन आरंभिक प्रतिमाओं की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए इन्हें मथुरा, सारनाथ, वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई, अमरावती आदि के संग्रहालयों में देखा जा सकता है। गंगा की घाटी से बाहर के स्थलों पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों में से एक गुजरात में देवनी मोरी का स्तूप है। देवनी मोरी का स्तूप कहाँ है? तो गुजरात में है। परवर्ती शताब्दियों में बहुत कम बदलाव आया है, अलबत्ता प्रतिमाएं छरहरे या पतले रूप में दिखाई गई है और वस्त्रों की पारदर्शिता प्रमुख सौंदर्यानुभूति बनी रही है। दक्षिणी भारतीय बौद्ध स्मारक थोड़ा जानते हैं। आंध्र प्रदेश के बेंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल मिले हैं। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश का बेंगी क्षेत्र, जैसे जग्गियापेट, अमरावती, भट्टीप्रोलूरो, नागार्जुन कोंड, गोली आदि। अमरावती में एक महाचैत्य है जिसमें अनेक प्रतिमाएं थी, जो अब चेन्नई संग्रहालय, अमरावती स्थल के संग्रहालय, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है। सांची का स्तूप की तरह अमरावती के स्तूप में भी प्रदक्षिणा पथ है, जो वेदी से ढका हुआ है और वेदिका यानी सीढ़ी, वेदिका पर अनेक आख्यानात्मक प्रतिमाएं निरूपित की गई है। गुंबदी स्तूप का ढांचा यानी संरचना उभारदार स्तूप प्रतिमाओं के चौकों से ढका हुआ है, यह उसकी खास विशेषता है। अमरावती स्तूप का तोरण समय की मार को नहीं झेल सका और गायब हो गया है।
बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाओं के प्रसंग यहाँ भी चित्रित हैं। हालांकि अमरावती स्तूप में इस स्तूप में ईसा पूर्व 3 शताब्दियों के निर्माण कार्य दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन इसका सर्वोत्तम विकास ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी में हुआ। सांची की तरह इस स्तूप में भी पहले चरण में बुद्ध की प्रतिमाएं ढोल के चौकों और कई अन्य स्थलों पर उकेरी गई हैं। संयोजन के भीतरी अंतराल में आकृतियों को नाना रूपों यानी मुद्राओं, आसनों जैसे कि सामने से, पीछे से, आगे से और एक तरफ से दिखाया गया है। प्रतिमाओं के चेहरों पर तरह तरह के गंभीर हाव भाव देखने को मिलते हैं। आकृतियां पतली हैं, उनमें गति और शरीर में 3 भंगिमाएं त्रिभंग रूप में उन्हें दिखाया गया है। सांची की प्रतिमाओं की तुलना में इन प्रतिमाओं का संयोजन अधिक जटिल है। रैखिकता में लोच आ गया है और प्रतिमाओं में दर्शाई गई गतिशीलता निश्चलता को दूर कर देती है। उभारदार प्रतिमाओं में 3 आयामी अंतराल को तैयार करने का विचार उभरे हुए आयतन, कोणीय शरीर और जटिल अतिव्याप्ति के रूप में कार्यान्वित किया गया है, किंतु रूप की स्पष्टता पर अधिक ध्यान दिया गया है। भले ही आख्यान में उसका आकार और भूमिका कैसे भी रही हो, लेकिन वो जब भी रहेंगे तो बन ठन के ही उनको प्रस्तुत किया गया है। आख्यानों का चित्रण बहुतायत से किया गया है। इन आख्यानों से बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। फिर भी उनमें ऐसे अनेक जातक दृश्य पाए जाते हैं जिनको पूरी तरह पहचाना नहीं जा सका है। जन्म की घटना के प्रस्तुतिकरण में महारानी माया देवी को सैया पर लेटे हुए दिखाया गया है। उनके चारों ओर दासियां खड़ी हैं और संयोजन के ऊपरी भाग में एक छोटे से हाथी को दिखाया गया है। यह महारानी माया देवी के स्वप्न का प्रस्तुतिकरण है। एक अन्य उद्धति में बुद्ध के जन्म से संबंधित 4 घटनाएं दिखाई गई हैं। इससे यह पता चलता है कि आख्यानों को नाना रूपों में चित्रित किया गया है। थोड़ा पिक्चर देख लेते हैं ऊपर कौन कौन छूट गया है। यहाँ देखिए, स्तूप की बाहरी दीवार पर उत्कीर्ण अमरावती में इस तरह की का पेंटिंग है। पेंटिंग नहीं कहेंगे हम लोग, यह मूर्तियों को बनाया गया है। और यहाँ देखिए दूसरा है स्तूप पटल, अमरावती 2वीं शताब्दी ईस्वी का है। उस स्तूप के जो पटल है उस पर इस तरह के कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। और यह है फलक, यह फलक है नागार्जुन कोंडा में। आगे बढ़ते हैं। ईसा की 3री शताब्दी में नागार्जुन कोंडा और गोली की प्रतिमाओं में आकृतियों की अनुपरिणति गति कम हो गई है या हो जाती है। अमरावती की भित्त प्रतिमाओं की तुलना में नागार्जुन कोंडा और गोली के कलाकारों ने काया की ऊपरी हुई सतहों का प्रभाव उत्पन्न करने में सफलता पाई, जो स्वाभाविक है और उसका अभिन्न अंग दिखाई देती है। अमरावती, नागार्जुन कोंडा और गुंटापल्ली यानी आंध्र प्रदेश में बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाएं भी पाई जाती हैं। गुंटापल्ली में चट्टान में काटी गई एक गुफा है जो एलुरु के पास स्थित है। यहाँ छोटे गज पृष्ठीय यानी बहुकोणीय और वृत्ताकार चैत्य कक्ष ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में खोद कर बनाए गए थे। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल जहाँ पर चट्टानों को काटकर स्तूप बनाए गए थे विशाखापट्टनम के पास अनाकपल्ली है। अब तक खुदाई में मिला सबसे बड़ा स्तूप सन्नति यानी जनपद गुलबर्ग कर्नाटक में है। यहाँ एक ऐसा भी स्तूप है जिसे अमरावती के स्तूप की तरह उभारदार प्रतिमाओं से सजाया गया है। बड़ी संख्या में स्तूपों के निर्माण का अर्थ यह नहीं होता कि वहाँ संरचनात्मक मंदिर, विहार या चैत्य नहीं बनाए जाते थे। हमारे पास इस संबंध में साक्ष्य तो हैं, पर कोई संरचनात्मक चैत्य या विहार आज तक बचा नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक विहारों में सांची के गज पृष्ठाकार चैत्य का उल्लेख किया जा सकता है। यह वहाँ का मंदिर संख्या 18 है, जो कि एक साधारण दिवालय है जिसमें आगे स्तंभ बने हैं और पीछे एक बड़ा कक्ष बना है। इसी प्रकार गुंटापल्ली के संरचनात्मक मंदिर भी उल्लेखनीय हैं। बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ अन्य बौद्ध प्रतिमाएं जैसे अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, वज्रपाणि, अमिताभ और मैत्रेय जैसे बोधिसत्वों की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। किंतु बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के उदय के साथ बोधिसत्वों की कुछ ऐसी प्रतिमाएं भी जोड़ी जाने लगी जिनके द्वारा बौद्ध धर्म के जनहित के धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार के लिए कतिपय सद्गुणों का मानवीकरण करके प्रतिमा के रूप में प्रस्तुत
किया गया था। यानी अब धीरे धीरे भगवान बुद्ध को यानी बोधिसत्व को क्या किया गया, तो उनको मानव का रूप दे दिया गया। प्राचीन भारतीय गुफाएं, उसके बारे में जान लेते हैं। पश्चिमी भारत में बहुत सी बौद्ध गुफाएं हैं जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी और उसके बाद की बताई जाती हैं। इनमें वास्तुकला के मुख्यतः 3 रूप मिलते हैं। एक गज पृष्ठीय मेहराबी छत। मेहराब मतलब क्या समझते हैं? मेहराब यानी सिंपल इस तरह का गेट होना चाहिए, ये इसी को कहते हैं मेहराब। यहाँ देखिए, यह चैत्य कक्ष कार्ले का है और यहाँ पर और यह अधूरी निर्मित गुफा है। कहाँ की? तो कन्हेरी। यह आयताकार है, जबकि ये कार्ले का चैत्य यह मेहराब दार नमूना का उदाहरण है। फिर यह गुफा नंबर 3 है, कहाँ का? तो नासिक का है। वाले चैत्य कक्ष जो अजंता पीतलखोरा भज में पाए जाते हैं। वहीं गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तंभहीन कक्ष जो महाराष्ट्र के थाना नादसर में मिलते हैं, और सपाट छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष जिसके पीछे की ओर एक वृत्ताकार छोटा कक्ष होता है, जैसा कि महाराष्ट्र के कोंडीवाइट में पाया गया है। चैत्य के विशाल कक्ष में अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप यानी मेहराब की प्रधानता होती थी। सामने का हिस्सा खुला होता था, जिसका मोहरा लकड़ी का बना होता था, और कुछ मामलों में बिना खिड़की वाले मेहराब भी पाए जाते हैं, जैसा कि कोंडी वाइट में भी देखा गया है। सभी चैत्य गुफाओं में पीछे की ओर स्तूप बनाना आम बात थी। जितने भी चैत्य उसके अंदर गुफा हैं। ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तूप की मानक योजना यानी नक्शे में कुछ परिवर्तन होता है, और जिसके अंतर्गत बड़े कक्ष को आयताकार बना दिया गया, जैसा कि अजंता की गुफा नंबर संख्या 9 में देखने को मिलता है, और मोहरे के रूप में एक पत्थर की पर्दी लगा दी गई। ऐसा निर्माण बेदसा, नासिक, कार्ला, कन्हेरी में भी पाया जाता है। अनेक गुफा स्थलों में पहले मानक किस्म के चैत्य कक्ष परवर्ती काल के भी पाए जाते हैं। कार्ला में चट्टान को काटकर सबसे बड़ा कक्ष बनाया गया था। गुफा की योजना में पहले 2 स्तंभों वाला खुला सहन है। वर्षा से बचाने के लिए एक पत्थर की पर्दी यानी दीवार है। फिर एक बरामदा है, मोहरे के रूप में पत्थर की पर्दी दीवार, एक खंभे पर टिकी गज पृष्ठीय छत वाला चैत्य कक्ष, और अंत में पीछे की ओर स्तूप बना है। कार्ला चैत्य कक्ष यानी मंडप को मनुष्यों और जानवरों की आकृतियों से सजाया गया है। वे भारी और चित्र के अंतराल में चलती हुई दिखाई देती हैं। कन्हेरी की गुफा संख्या 3 में कार्ला के चैत्य कक्ष की योजना का कुछ और विशद यानी विस्तृत रूप दिखाई देता है। इस गुफा के भीतर भाग का संपूर्ण निर्माण कार्य एक साथ नहीं किया गया, इसलिए इसमें समय समय पर संपन्न किए गए, यानी इसको बार बार किया गया समय के साथ। यही कारण क्या होगा कि उसमें डिफरेंस आएगा, और इसी कारण से हम लोग भी प्रगति की झलक स्पष्ट रूप से हम लोग उसमें देख पाते हैं। आगे चलकर चतुष्कोणीय चपटी छत वाली शैली को सबसे अच्छा डिजाइन समझा जाने लगा, और यही डिजाइन व्यापक रूप से अनेक स्थानों पर पाया जाता है। यह कहाँ का पिक्चर है? यह चैत्य गुफा संख्या 12 है। भज यानी भज कहाँ है? तो यह गुजरात में है। जहाँ तक बिहारों का सवाल है, वे सभी गुफा स्थलों पर खोदे गए हैं। बिहारों की निर्माण योजना यानी नक्शे में एक बरामदा है, बड़ा कक्ष है, और इस कक्ष की दीवारों के चारों ओर प्रकोष्ठ होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विहार गुफाएं: अजंता की गुफा संख्या 12, वेदसा की गुफा संख्या 11, नासिक की गुफा संख्या 3, 10 और 17 है। आरंभ की अनेक विहार गुफाओं के भीतर से चैत्य के मेहराबों और गुफा के प्रकोष्ठ द्वारों पर वेदिका यानी डिजाइनों से सजाया गया है। बाद में इस तरह की सजावट को छोड़ दिया गया। नासिक की गुफा संख्या 3, 10 और 17 में मोहरे की डिजाइन में एक अलग उपलब्धि हुई। नासिक की बिहार गुफाओं में सामने के स्तंभों के घट आधार और घट शीर्ष पर मानव आकृतियां उकेरी गई। कहाँ? तो नासिक की बात हो रही है। ऐसी ही एक अन्य गुफा जुन्नार जो महाराष्ट्र में है में खोदी गई है, जो आम जनता के गणेश लेनी के नाम, आम जनता क्या कहती है इसको? गणेश लेनी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें गणेश जी की एक प्रतिमा स्थापित है। आगे चलकर इस विहार के कक्ष के पीछे एक स्तूप भी जोड़ दिया गया, जिससे यह एक चैत्य विहार हो गया।
ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी के स्तूपों में बुद्ध की प्रतिमाएं संलग्न की गई। जुन्नार यानी महाराष्ट्र में खुदी हुई गुफाओं का सबसे बड़ा समूह है। कहाँ? तो जुन्नार, महाराष्ट्र में। नगर की पहाड़ियों के चारों ओर 200 से ज़्यादा गुफाएं खुदी हुई हैं, जबकि मुंबई के पास कनेरी में ऐसी 108 गुफाएं हैं। गुफा स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल अजंता, पीतलखोरा, एलोरा, नासिक, भज्ज, जुन्नार, कार्ला, कन्हेरी की गुफाएं। अजंता, एलोरा और कन्हेरी आज भी फल फूल रही है, यानी अजंता, एलोरा, कन्हेरी आज भी है सही सलामत हाल में। मतलब यही हुआ, बाकी सब में समस्याग्रस्त है, यानी बाकी सबके भग्नावशेष बचे हुए हैं। अजंता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल अजंता है। यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है और वहाँ भूसावल या जलगांव और औरंगाबाद के रास्ते से पहुँचा जा सकता है। अजंता में कुल 26 गुफाएं हैं। इनमें से 4 गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं, जिनका समय प्रारंभिक चरण यानी ईसा पूर्व 2री शताब्दी और 1ली शताब्दी में बना। कौन कौन? तो गुफा नंबर 10 और 9। परवर्ती चरण यानी ईसा की 5वीं शताब्दी में 19 व 26 गुफा बना है। इसमें बड़े बड़े चैत्य विहार और ये प्रतिमाओं और चित्रों से अलंकृत हैं। अजंता ही एक ऐसा उदाहरण है जहाँ ईसा पूर्व 1ली शताब्दी और ईसा की 5वीं शताब्दी यानी 5 और 1 600 वर्षों में यह पूरा बनकर तैयार हुआ है। अजंता और पश्चिमी दक्कन की गुफाओं के काल के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके शिलालेखों में काल तिथि का उल्लेख नहीं है। यह अजंता की गुफाओं का विहंगम दृश्य है, क्योंकि यहाँ पर कुल कितने हैं? तो कुल 34 गुफाएं हैं। इस तरह से पूरा बना हुआ है। आप कभी जाइएगा तो देखिएगा। गुफा संख्या 2 के बरामदे में उत्कीर्ण मूर्ति फलक है। यानी जो मूर्ति फलक मतलब क्या? उत्कीर्ण यानी कोई दीवार है, इस पर ही जो पहाड़ का पत्थर का दीवार हो गया, इसको पर ही उकेर दिया गया, मूर्ति बना दिया गया खुद कर। आगे देखिए, गुफा संख्या 10, 9, 12 व 13 आरंभिक चरण की है। गुफा संख्या 11, 15 व 6 ऊपरी तथा निचली यानी 2 मंजिला है, तथा गुफा संख्या 7 ईसा की 5वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती दशकों से पहले की है। बाकी सभी गुफाएं 5वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों से ईसा की 6ठी शताब्दी के पूर्ववर्ती दशकों के बीच की खोदी गई है। चैत्य गुफा संख्या 19 और 26 विस्तृत रूप से उत्कीर्ण की गई है। उनका मोहरा बुद्ध और बोधिसत्वों की आकृतियों से सजाया गया है। वे गज पृष्ठीय तहखानेदार छत वाली किस्म की हैं। गुफा संख्या 26 बहुत बड़ी है और भीतर का संपूर्ण बड़ा कक्ष यानी मंडप बुद्ध की अनेक प्रतिमाओं से उकेरा गया है। कौन? तो गुफा संख्या 26। उनमें सबसे बड़ी प्रतिमा महापरिनिर्वाण की है और शेष सभी गुफाएं विहार चैत्य किस्म की हैं। उनमें खंभों वाला बरामदा, खंभों वाला मंडप और दीवार के साथ साथ प्रकोष्ठ बने हैं। पीछे की दीवार पर बुद्ध का मुख्य पूजा गृह है। अजंता में पूजा स्थल की प्रतिमाएं आकार की दृष्टि से बड़ी हैं और आगे बढ़ने की ऊर्जा के साथ प्रदर्शित की गई हैं। कुछ विहार गुफाओं का कार्य अभी तक अपूर्ण है, यानी पूर्ण न हो सका, जैसे गुफा संख्या 5, 14, 23 और 24। अजंता के महत्वपूर्ण संरक्षकों में बराहदेव गुफा संख्या 16 का संरक्षक है, जो वाकाटक नरेश हरिसेन का प्रधान मंत्री था। उपेंद्र गुप्त गुफा संख्या 17 से 20 याद कर लीजिए। गुफा संख्या 16 का संग्रह कौन है? तो बराहदेव। 16, 17, 20 का उपेंद्र देव, जो उस क्षेत्र का स्थानीय शासक और वाकाटक नरेश हरिसेन का सामंत था। वहीं बुद्धभद्र गुफा संख्या 26 का संरक्षक है तथा मथुरा दास गुफा संख्या 4 का संरक्षक है कि नाम उल्लेखनीय है। गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17 में अनेक चित्र आज भी शेष यानी बचे हुए हैं। यहाँ देखिए एक चित्र है, यह बुद्ध, यशोधरा और राहुल का चित्र है। गुफा संख्या 17 में है, यानी यह भगवान बुद्ध हैं जो बहुत दिनों के बाद में महल आए होंगे, जो भिक्षा मांग रहे हैं। यह उनकी पत्नी यशोधरा है और यह उनका पुत्र राहुल है। और यह एक और चित्र है, यहाँ देखिए, यह अप्सरा का पेंटिंग है गुफा संख्या 17 में। यह अप्सरा कितना पेंटिंग, इसका सर का विन्यास देख लीजिए, यह आभूषण पहने हुए है। चित्रों में अनेक शैली
प्रकारगत अंतर पाए जाते हैं। ईसा की 5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों में बाहर की ओर प्रक्षेप दिखलाया गया है। रेखाएं अत्यंत स्पष्ट हैं, उनमें पर्याप्त लयबद्धता देखने को मिलती है। शरीर का रंग बाहरी रेखा के साथ मिल गया है, जिससे चित्र का आयतन फैला हुआ प्रतीत होता है। यानी समय के साथ जो बाहरी रेखाएं हैं वह मोटी हो गई हैं। आकृतियां पश्चिमी भारत की प्रतिमाओं की तरह भारी हैं, माने बड़ी बड़ी हैं। पहले चरण में बनी गुफाओं, विशेषकर गुफा संख्या 9 एवं 10 में भी चित्र पाए जाते हैं। ये ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की हैं। इन चित्रों में रेखाएं पैनी हैं, रंग सीमित हैं। इन गुफाओं में आकृतियां स्वाभाविक रूप से बनी और बिना बढ़ा चढ़ाकर अलंकृत किए हुए रंग, यानी कि जो पहले का जो पेंटिंग है वह सिंपल है, साधारण है, यानी वास्तविकता के नज़दीक है। धीरे धीरे समय के साथ बदलता जाएगा और वह वास्तविकता से दूर उसमें अलंकरण बढ़ता चला जाता है। यह चित्रित छत है। यह छत है गुफा का, कितना, गुफा संख्या 10 जो अजंता में है। और आगे यहाँ देखिए, यह चित्र है गुफा संख्या 9, यह भी अजंता में है। यह भी चित्र है। भौगोलिक स्थान के अनुसार घटनाओं को समूहबद्ध किया गया है। सतहों में क्षैतिज तरीके से आकृतियों का नियोजन किया गया है। भौगोलिक स्थिति को वास्तु के बाहरी हिस्सों से पृथक कर दिखाया गया है। सांची की मूर्तिकला से समानता से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार समसामयिक मूर्तिकला एवं चित्रकला की प्रक्रिया साथ साथ चल रही थी। पगड़ी की आगे की गांठ उसी प्रकार से आकृतियों में दिखाई गई है जिस प्रकार मूर्तियों में दिखाई गई है। यद्यपि पगड़ियों के कुछ अलग प्रकार भी चित्रित हैं। दूसरे चरण के चित्रों का अध्ययन गुफा संख्या 10 तथा 9 की दीवारों व स्तंभ पर बने चित्रों से किया जा सकता है। बुद्ध की ये आकृतियां 5वीं शताब्दी ईस्वी के चित्रों से भिन्न हैं। चित्रकला के क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों को धार्मिक आवश्यकताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए। गुफाओं का निर्माण एवं चित्रकला की गतिविधियां साथ साथ एक ही समय में हुई थी। अगले चरण के चित्र मुख्यतः गुफा संख्या 16, 17, 1 और 2 में देखे जा सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य गुफाओं में चित्र निर्माण नहीं हुआ है। वस्तुतः प्रत्येक खोदी गई गुफा में चित्र बनाए गए, परंतु उनमें से कुछ ही शेष रह पाए, यानी कुछ ही अभी बचे हुए संरक्षित हैं, बाकी सब विलुप्त हो चुके हैं। इन गुफा चित्रों में प्रतीकात्मक वर्गीकरण पाया जाता है। यह भी देखा गया है कि इन चित्रों में त्वचा के लिए विभिन्न रंगों जैसे भूरा, पीलापन लिए हुए भूरा, हरित, पीले का आदि का प्रयोग किया गया है, जो भिन्न प्रकार की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। गुफा संख्या 16 और 17 के चित्रों में सटीक और शालीन रंगात्मक गुणों का प्रयोग हुआ है। इनमें गुफा की मूर्तियों के समान भारीपन नहीं है। आकृतियों के घुमाव लयात्मक हैं। भूरे रंग की मोटी रेखाओं से उभार प्रदर्शित किया गया है। रेखाएं जोरदार और शक्तिशाली हैं। नहीं, जो रेखाएं जो कट है एकदम परफेक्ट है। सिंपल मतलब यही हुआ। आकृति संयोजनों में विशिष्ट चमक देने का प्रयास किया गया है। आगे देखिए, यह पेंटिंग है महाजनक जातक फलक का हिस्सा है, जो गुफा संख्या 1 अजंता में है। यह भी एक पेंटिंग है। ये बीच में ये राजकुमारी बैठी हुई हैं। इसको क्या कहा गया है? यही एक मरणासन राजकुमारी का पिक्चर है। आगे बढ़ते हैं। गुफा संख्या 1 एवं 2 के चित्र सलीके से बने हुए हैं एवं स्वाभाविक हैं, जो कि गुफा की मूर्तियों से सामंजस्य रखते हैं। वास्तु का संयोजन सामान्य है और आकृतियों को त्रिआयामी बनाने हेतु एवं विशेष प्रभाव लाने के लिए गोलाकार संयोजन का प्रयोग किया गया है। अर्धनिर्मित लंबी आंखें बनाई गई हैं। चित्रकारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित चित्रों की भिन्नता का पता उनकी प्रतीकात्मकता एवं शैलीगत विशेषताओं से चलता है। स्वाभाविक भंगिमाएं एवं बढ़ा चढ़ाकर न बनाए गए चेहरों का प्रयोग विशिष्ट रूप से किया गया है। इन प्रतिमाओं के विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जातक और अवदान कथाओं के प्रसंग हैं। कुछ चित्र जैसे सिंहल अवदान, महाजनक जातक और विधुर पंडित जातक के प्रसंग गुफा की संपूर्ण दीवारों को ढके हुए हैं। यह उल्लेखनीय है कि छंदक जातक की कथा आरंभिक काल की गुफा संख्या 10 पर विस्तार पूर्वक चित्रित की गई है और भिन्न भिन्न घटनाओं को अनेक भौगोलिक स्थलों के अनुसार एक साथ रखा गया है। जैसे कि जंगल में घटित
घटनाओं को राजमहल में घटित घटनाओं से अलग अलग दिखाया गया है। गुफा संख्या 10 में छद्रंत का दृश्य पूरी तरह पाली पाठ का अनुसरण करता है, जबकि गुफा संख्या 17 में वही प्रसंग भिन्न रूप में चित्रित किया गया है। तथापि यह द्रष्टव्य है कि पद्म पानी और वज्र पानी की आकृतियां अजंता में आम हैं और अनेक गुफाओं में भी पाई जाती हैं। कौन कौन? पद्म पानी और वज्र पानी। पद्म पानी यानी वे हाथ में कमल लिए होंगे, और वज्र पानी यानी कि हाथ में वे वज्र लिए हुए हैं। प्रांगण कैलाशनाथ मंदिर गुफा संख्या 16 जो एलोरा में है, उसमें यह विशाल हाथी का मूर्ति बनाया हुआ है। दूसरा देखिए, बैठे हुए बुद्ध जो चैत्य कक्ष गुफा संख्या 10 यानी अलोरा में है। लेकिन वे गुफा संख्या 1 में सर्वोत्तम रीति से सुरक्षित हैं। गुफा संख्या 2 की कुछ आकृतियां वेंगी की प्रतिमाओं से संबंध रखती हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ प्रतिमाओं के निरूपण में विदर्भ की मूर्तिकला का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। आगे बढ़ते हैं। अब है एलोरा। अजंता और एलोरा में दो डिफरेंस है। अजंता है जिसमें केवल भगवान बुद्ध से संबंधित बुद्ध के जो रूप हैं और बुद्ध के जो जातक कथाएं हैं उन्हीं से संबंधित कुल 29 गुफाओं का निर्माण किया गया है। वहीं जो एलोरा है, एलोरा में कुल 34 गुफाओं का निर्माण किया गया है और यह बौद्ध, ब्राह्मण और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। और ये दोनों कहाँ है? तो औरंगाबाद जिले में भी एलोरा भी है और अजंता है, लेकिन दोनों के बीच 100 किलोमीटर की दूरी है। देश में कलाओं के इतिहास की दृष्टि से यही एक ऐसा अनुपम स्थल है जहाँ ईसा की 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक के 3 भिन्न भिन्न धर्मों के मठ, धर्म भवन एक साथ पाए जाते हैं। इसके अलावा यह अनेक शैलियों के संगम के रूप में भी बेजोड़ है। एलोरा और औरंगाबाद की गुफाएं दो धर्मों, विशेष रूप से बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच चल रहे अंतरों को दर्शाती हैं। यहाँ बाहर बौद्ध गुफाएं हैं वहाँ बाहर बौद्ध गुफाएं हैं जहाँ बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की अनेक प्रतिमाएं हैं, जैसे यानी वज्रयान संप्रदाय यानी महायान, जैसे तारा, महामयूरी, अक्षोभय, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, अमिताभ आदि की प्रतिमाएं प्रस्तुत की गई हैं। बौद्ध गुफाएं आकार की दृष्टि से काफ़ी बड़ी हैं। उनमें 1, 2 यहाँ तक कि 3 मंजिलें हैं। उनके स्तंभ विशालकाय हैं। अजंता में भी 2 मंजिली गुफा खुदी हुई है, मगर एलोरा में 3 मंजिली गुफा बनना वहाँ की विशेष उपलब्धि कही जा सकती है। ऐसी गुफाओं पर प्लास्टर और रंग रोगन किया गया था। अधिष्ठाता बुद्ध की प्रतिमाएं आकार में बड़ी हैं, वहीं और पद्म पानी और वज्र पानी की प्रतिमाएं आमतौर पर उनके अंग रक्षक हैं। किसके? तो भगवान बुद्ध के। यहाँ देखिए गजासुर वध, यह गुफा संख्या 15 यानी एलोरा में यह इसका मूर्ति बनाया गया है। गुफा संख्या 12 जो कि एक 3 मंजिली गुफा है, उसमें तारा, अवलोकितेश्वर, मानुषी बुद्धों और वैरोचन, अक्षोभय, रत्न संभव, अमिताभ, अमोघ सिद्धि, वज्र सत्व और वज्रराज की प्रतिमाएं उपलब्ध हैं। दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म की तो एक ही 2 मंजिली गुफा यानी गुफा संख्या 14 है। स्तंभों के डिजाइन बौद्ध गुफाओं में बनने शुरू हुए थे और जब वे विकसित होते होते 9वीं शताब्दी की जैन गुफाओं में पहुंचे तो वे अत्यंत अलंकृत हो गए। उनके सज्जात्मक रूप में भारी उभार आ गया। ब्राह्मणिक गुफा संख्या 13 से 28 में अनेक प्रतिमाएं पाई जाती हैं। उनमें से कई गुफाएं शैव धर्म को समर्पित हैं, परंतु उनमें शिव और विष्णु तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके अवतारों की प्रतिमाएं प्रस्तुत की गई है। शैव कथा प्रसंगों में कैलाश पर्वत को उठाए हुए रावण, अंधकासुर वध, कल्याण सुंदर जैसे प्रसंग स्थान स्थान पर चित्रित किए गए हैं, जबकि वैष्णव कथा प्रसंगों में विष्णु के विभिन्न अवतारों को दर्शाया गया है। एलोरा की प्रतिमाएं अति विशाल हैं। उनका आयतन बाहर निकला हुआ है जो कि चित्र की परिधि में गहराई उत्पन्न करता है। प्रतिमाएं भारी हैं और उनमें मूर्ति कला का शानदार प्रदर्शन किया गया है। एलोरा में अनेक कलाकार भिन्न भिन्न स्थलों जैसे कि विदर्भ यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु से आए थे और उन्होंने प्रतिमाओं को उकेरा था। इसलिए मूर्ति कला की शैलियों की दृष्टि से भारत में इसे अनेक शैलियों का संगम स्थल कहा जा सकता है। किसको? तो एलोरा को। गुफा संख्या 16 को कैलाश लेनी कहा जाता है।
यहाँ केवल एक अकेली गुफा को काटकर एक शैल मंदिर बनाया गया है। इसे वास्तव में कलाकारों की एक अनुपम उपलब्धि कहा जा सकता है। इस पर अगले अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण 100 गुफाओं में गुफा संख्या 29 और 21 उल्लेखनीय है। गुफा संख्या 29 की योजना मुख्य रूप से एलिफेंटा जैसी ही है। गुफा संख्या 29, 21, 17, 14 और 16 की मूर्ति कलात्मक विशेषता, विशालता, स्मारकीयता और चित्र में प्रदर्शित गतिशीलता की दृष्टि से आश्चर्यजनक है। एक अन्य उल्लेखनीय गुफा स्थल बाग है। बौद्ध भित्ति चित्रों वाली बाग गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिला मुख्यालय से 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गुफाएं प्राकृतिक नहीं अपितु चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। ये प्राचीन समय में सातवाहन काल में बनाई गई थी। अजंता जैसी बाग गुफाओं का निर्माण कुशल शिल्पकारों द्वारा सीधे बलुए पत्थर पर किया गया है, जिसका मुख बघानी नामक मौसमी नदी की तरफ है। आज मूल 9 गुफाओं में से केवल 5 गुफाएं बची हैं, जिनमें से सभी भिक्षुओं के विहार या चतुष्कोण वाले विश्राम स्थान है। इनमें लघु कक्षों के पीछे चैत्य। इन 5 गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण गुफा संख्या 4 है, जिसे आमतौर पर रंग महल के नाम से जाना जाता है, जहां दीवार और छत पर चित्र अभी भी दिखाई देते हैं। वहीं गुफा संख्या 2, 3, 5 एवं 7 में भी दीवारों और छतों पर भित्ति चित्रों को देखा जा सकता है। इसमें लाल भूरे रंग के पत्थर के किरकिरे के से तैयार मोटे प्लस्तर से इन दीवारों और छतों को बनाया गया था। इनमें सबसे सुंदर चित्रों में से कुछ गुफा संख्या 4 के बरामदे की दीवारों पर हैं। भारतीय शास्त्रीय कला को और अधिक हानि न हो, इसलिए 1982 में इन चित्रों को ग्वालियर के पुरातात्विक संग्रहालय में पुनः स्थापित किया गया और वहां इसे देखा जा सकता है। यह एलिफेंटा गुफा का द्वार है, गेट है। एलिफेंटा एवं अन्य स्थल तो हम लोग इसको अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।